नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और ये हमारे ज्ञान सागर की यात्रा भारत के संवैधानिक इतिहास पर चली हुई है। हमारा आज का विषय है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 1919 का अधिनियम में क्या क्या विशेषता थी और उस अधिनियम में एक उपबंध डला हुआ था कि इसके 10 वर्ष बाद यानी कि 1919 में वो आया था, तो 29 में जो है एक कमीशन बैठेगा और वो कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बाद में इसमें सुधार करे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही 1919 के अधिनियम की यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजनेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें जो मंत्री बनते थे और जो व्यवस्थापिका जो स्थापित करी गई थी, जो ड्रार्ची बनाई गई थी राज्यों में, प्रांतों में, वो फेल हो गई, क्योंकि नौकरशाही उनके सुनते नहीं थे। और वे जब क्षेत्र में जाते थे मंत्री तो उनके कपड़े खींचते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम इस व्यवस्था में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने विद्रोह आंदोलन वगैरह करने शुरू करे। इसके बाद में साइमन कमीशन गठित हुआ। यहाँ के राजनेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी थी कि वह उत्तरदायी सरकार बने। दोहरी शासन प्रणाली पूर्ण रूप से असफल थी और शीघ्र से शीघ्र यहाँ पे जो है अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के लिए मांग उठने लगी। परिणाम स्वरूप नई प्रेरणा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी नए नए राजनेता बन के आए थे। उन्होंने जो है अपने तरीके से अनशन वगैरह और अपने अपनी तरीके से मोड़ से अपना जो है यहाँ पे राजनीति करनी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। वो कमीशन यहाँ पे आया और उसने जो है सभी दलों से मिलकर अपनी राय शुमारी करी। लेकिन यहाँ के, क्योंकि उस कमीशन में एक भी सदस्य भारत का नहीं रखा गया, तो यहाँ के राजनेताओं ने उसका बहिष्कार कर दिया। परिणाम ये हुआ, यह पूरे यहाँ के भ्रमण कर आके और उसने श्वेत पत्र जो है सिलेक्ट कमेटी को इंग्लैंड में संसद को भेज दिया और उस संसद में जो है एक विधेयक लाया गया और उसको कहा गया 1935 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम की ये नींव है जो मैंने बताई। अब 1935 का अधिनियम कुछ नहीं था, बल्कि एक टूटा फूटा सा संविधान का मॉडल था, आड़ा तिरछा सा था। लेकिन आज का जो संविधान है उसका जो ढांचा था वो यही है। आज का जो भारत का संविधान है जो खड़ा हमें दिखाई दे रहा है, वो इसी की नींव के ऊपर है। हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आया, ये अस्तित्व प्रैक्टिकल में अस्तित्व में नहीं आया। और इसके जो उपबंध थे इन्हीं को ही आधार बना के इसको और सुधार करके भारत का संविधान इसी में ही जंगड़े खिड़के पर्दे जो लगाए गए वो इसी 1935 के अधिनियम में ही लगाए गए। इसमें कुल 325 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी
और यह संघात्मक शासन प्रणाली का एक मॉडल था। इसमें मुख्य रूप से 8 पॉइंट केंद्रित करे जा सकते हैं। संघात्मक शासन, सभी इसमें रियायतें को शामिल करके एक कल्पना करी गई थी कि वही संघात्मक जो है सरकार की स्थापना करेंगे। उसमें इस अधिनियम के अंतर्गत उसका स्वरूप एकात्म, अब से पहले जो पिछली जितने भी अधिनियम आए उनमें जो सरकार का स्वरूप था वो एकात्मक था, लेकिन इसमें इसको संघात्मक बनाने की का मॉडल लेके आए। और संघ जो ब्रिटिश भारत और जो क्षेत्रीय जो रियायतें थी, रियासतें थी, उनको मिला के एक संघ बनाने का इसमें फॉर्मूला था। और उसमें कहा गया कि जो रियायतें हैं ये इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश प्रलेख यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसिस को जो है साइन करेंगे और उसके बाद में ये अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो जाएंगे और अपनी उनकी इच्छा है ना हो, उनकी मर्जी। लेकिन उन्होंने ये मॉडल बना के दिया कि भाई एक भारत संघ होना चाहिए, एकजुट भारत होना चाहिए। अगर एकजुट भारत नहीं होगा तो कोई शासन की कोई परिकल्पना नहीं करी जा सकती। इसलिए उन्होंने जो है संघात्मक शासन स्थापना करने की बात कही। किंतु यहाँ के शासक इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने कभी सहमति नहीं प्रदान करी। इसलिए उनकी जो ये मॉडल था ये जमीन पे उतर ही नहीं पाया। उसके बाद में जो केंद्र थी उसमें द्वैध शासन व्यवस्था बनाई गई, जो पहले राज्यों में 1919 के मॉडल में थी वो अब केंद्र में आगे हम आपको केंद्र में ट्रेनिंग दे के बताएंगे। और जो राज्यों का जो मॉडल था वो समाप्त कर दिया गया, उस मॉडल को केंद्र में लागू कराने की कोशिश करी गई। उसमें क्या था कि 1935 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन तो समाप्त कर दिया गया। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति जो गवर्नर जनरल में निहित होती थी और वो उसे केंद्र में लागू किया गया। संघ के अंतर्गत 2 विषय भागों में बांटे गए। एक तो था रक्षित विषय यानी कि डिफेंस मामले और दूसरे थे हस्तांतरित मामले। रक्षित मामलों के अंतर्गत जो होता था वो डिफेंस था, प्रतिरक्षा यानी विदेशी मामले थे, धार्मिक विषय थे, जनजातीय क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। ये रक्षित मामले में आते थे। और जो बाद के जो बचे हुए थे कृषि वगैरह और यहाँ की स्वायत्त सरकार, वित्त वगैरह, ये जो थे वो हस्तांतरित मामलों में रखा गया। और इन विषयों पे जो ये रक्षित मामले थे इनका प्रशासन गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो की सहायता से करता था। और जो गवर्नर जनरल जो होता था वो परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। उसको 3 तरह की पावर होती थी। विवेकीय पावर, उसमें अपने विवेक से करता था। और दूसरी एक वीटो पावर थी, वो उनकी राय को ठुकरा भी देता था और उनकी सलाह के अनुसार भी वो उनकी बात जो परिषद थी उसकी सलाह भी लेता था, लेकिन वो बाध्य नहीं था। तो उनकी सलाह से बाध्य नहीं था। अधिकतर उसकी शक्ति वो अपने विवेक अनुसार करता था। परिषद के जो सदस्य होते थे उनकी
उसके ही द्वारा नियुक्त करे जाते थे। अतः अपने कार्यों के लिए वे विधान जो होते थे वो उनके कार्यों के लिए, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो होता था वो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं होता था। तो ये जो डिफेंस मामले और थे उनमें वो अपनी चलाता था। बचे दूसरे जो हस्तांतरित विषय थे, उन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी जो परिषद बनी हुई होती थी उनकी सलाह से करता था। और वो जो होते थे, जो परिषद होती थी, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। यानी कि दो विषय हो गए, जो डिफेंस और जो विषय थे उनमें तो वो उसकी परिषद, कार्यकारिणी परिषद होती थी और उसके सहायता से करता था, लेकिन वो उनके अपने विवेक से करता था और वो उस विधान परिषद के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित मामले थे उसमें वो परिषद की, अपनी जो परिषद होती थी मंत्री परिषद, उसकी जो है सलाह से कार्य करता था। और वो परिषद जो होती थी वो जो है उत्तरदायी होती थी विधान परिषद के। और इस प्रकार से वो अगर जो मंत्री परिषद उसे कोई सलाह भी देती थी तो उसके विरुद्ध भी वो कार्य कर सकता था, उसके बावजूद भी। इस प्रकार विशिष्ट दायित्व के अंतर्गत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जनता के जनप्रतिनिधि की सलाह के विरुद्ध भी वो मनमानी कर सकता था। और विशिष्ट दायित्व के अंतर्गत किए गए कार्य वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, ना कि विधान परिषद के प्रति। यानी कि जो विशिष्ट मामले होते थे उसमें उन परिषद की बात नहीं मानता था और वो उस समय पे ब्रिटिश जो संसद थी उसके प्रति उत्तरदायित्व अपने को समझता था। इस प्रकार से ये जो है द्वैध शासन का मॉडल यहाँ पे आया। मॉडल कुछ नहीं था, उन्होंने कहा हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको वहाँ को चर्चिल वहाँ का उस समय पे प्रधानमंत्री था और उससे लोगों ने पूछा कि भाई भारत को कब आज़ाद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो उनको अभी रोड पर चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोड पर चलने का मतलब था कि शासन कैसे चलाया जाए उसकी ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं, उन पर तो अभी चलना भी नहीं आता। इस प्रकार से वो खिल्ली उड़ाते थे। उसके बाद में अगला इसमें विषय था प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। प्रांतों की जो स्वायत्त शासन व्यवस्था जो थी 1935 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट थी। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए 1919 में जो अधिनियम आया था उसमें कोई यह एक प्रगति उसमें करी गई थी और वो विधि की दृष्टि से प्रांत को दो भागों में बांटा गया। प्रांतों को दो भागों में बांटा गया। एक पे तो विधि केंद्र बना सकती थी और दूसरे में विधि की जो है स्वायत्तता पूर्ण रूप से राज्यों के हाथ में दे दी गई। प्रांतीय विषयों में विधि बनाने के लिए अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दिया गया था। इन विषयों में केंद्र के नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। यद्यपि राज्यों संघ में जो है सभी राज्य संघ में सम्मिलित न होने के कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो हो नहीं सकी, किंतु यहाँ तक विधि बनाने की शक्ति का प्रश्न है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार एक प्रकार से संघात्मक सरकार की तरह कार्य करती थी। प्रांत की कार्यपालिका जो गवर्नर में निहित थी। तो यहाँ पे क्या आया, गवर्नर मॉडल आया। गवर्नर मॉडल में क्या था कि मुख्यमंत्री की जगह पे गवर्नर और उसकी गवर्नर और उसकी परिषद बना के रखी हुई थी। गवर्नर जो होता था वो उस समय पे केंद्र सरकार के अधीन न होके वो क्राउन के प्रति जिम्मेवार होता था।
और उसको बड़ी सुप्रीम पावर थी। तो इस प्रकार से वो उसके लिए एक परिषद बनी हुई थी। परिषद की सलाह से वो कार्य करता था, लेकिन उसको जो है विवेक अधिकार था और वह अध्यादेश जारी करने की भी उसको शक्ति थी, और उनके द्वारा बनाई हुई जो सलाह होती थी उसको मानने के लिए भी वो बाध्य नहीं होता था बहुत से मामलों में। और उनके द्वारा जो विधेयक बनाया जाता था वो गवर्नर की अनुमति से ही विधेयक बनता था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे गवर्नर का मॉडल आया। बाद में इसमें सरदार पटेल ने भी इसी गवर्नर के मॉडल को ही बना के रखना चाहते थे, और वो उस गवर्नर को सीधे जनता से चुनवाना जो है लाना चाहते थे। लेकिन बाद में ये मॉडल सरदार पटेल का ठुकरा दिया गया, और भारत के संविधान में मुख्यमंत्री और गवर्नर जो है केंद्र से नियुक्त का मॉडल बना के आगे भारत के जो आगे संविधान बना उसमें रखा गया। और इसके बाद में इसमें केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनीय बनाया गया। जो पहले मॉडल था वही उसको और बढ़ाया गया, 2 सदन बनाया गया, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 375 सदस्य थे। इनका कार्यकाल पहले 3 वर्ष का था, वो 5 वर्ष का कर दिया गया। 375 सदस्यों में से 250 सदस्य तो ब्रिटिश भारत में से थे। ब्रिटिश भारत का मतलब है जो उनके नियंत्रण में थे, और 125 जो देशी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र मानती थी, उनमें 125 उनके सदस्यों के लिए इसमें थी। वो कुल मिला के ये 375 बैठते थे। और विधान परिषद बनाई गई जो आज की राज्यसभा है, उसके लिए 260 सीटें रखी गई। उसमें से 104 ब्रिटिश भारत के थी, जिसमें से 6 गवर्नर नामित करता था, बाकी से चुनाव होता था, और 104 ही रियासतों के लिए नॉमिनेट करी गई थी। और 1/3 भाग जैसे आज के समय में है, वो प्रत्येक 2 साल में उनमें से चरणबद्ध तरीके से वो रिटायर होते थे और उनके जगह पर नए चुने जाते थे। उसके बाद में इस तरीके से चुनाव का मॉडल तैयार करा गया। और इसमें भी रिजर्वेशन जो सिस्टम था वो और बढ़ा दिया गया। धर्म के आधार पे इसमें भी बीज बोए गए, वो जारी रहे। इसमें और अल्पसंख्यक भी डाल दिए गए, और जात के आधार पे भी इसमें निर्वाचन मंडल जो है अलग से जो है सीट रिजर्व का प्रावधान रखा गया, जो बाद में जिस पे विभेद हुआ और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट जो है हुआ, वो इसमें बाद में है, इस विषय में नहीं है। उसके बाद में प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय विधानमंडल में जो है जैसे मैंने बताया कि 104 प्रतिनिधि ये वाले विधान परिषद वाले ब्रिटिश भारत के थे, और 104 ही जो रियासतों के वाले थे, बाकी जो है इनके लिए चुनाव होता था। केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति जो है अत्यंत सीमित थी। वास्तव में जो गवर्नर जनरल ही इस विधान परिषद के शक्तियां प्राप्त थी, विधानमंडल की शक्तियां उसके समक्ष निष्प्रभावी हो जाती थी। वह अपने विवेक अनुसार दोनों सदनों को जब मर्जी आहूत कर सकता था। कभी एक को कर देता, दोनों को साथ में कर देता,
किसी भी सदन में जाके कभी भी वो अपना बयान देने के लिए आ जाता था। मतलब उसकी मर्जी, सत्रवसान कर देता कभी भी। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर देता। लंबवान विधेयक तथा अन्य विधेयकों के लिए संदेश भेज सकता था। बिना उसकी अनुमति के कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। उसे विधेयक पर वीटो करने का अधिकार था। उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करता था। धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता था। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता था, जबकि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता था तो उसे निपटाने के लिए गवर्नर जनरल दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता था। ये जो बातें इसमें बताई गई, मैंने बताई, ये आज के संविधान में ज्यों की त्यों हैं। धन विधेयक के बारे में भी यही नियम है। अगर किसी पे विभेद हो जाए किसी बात पे, विधेयक पे, तो उनकी दोनों जो है सदनों को लाके उसके बहुमत से आप कर सकते हैं। तो ये ज्यों की त्यों आज भी हमारे संविधान में धारित करी गई हैं। अब बात आती है प्रांतीय शासन व्यवस्था की। प्रांतीय शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम में प्रांतों का एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की गई थी। शासन शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। प्रांत पूर्ण रूप से स्वायत्तता का एक मॉडल तैयार करा गया था। प्रांतों की कार्यपालिका गवर्नर और उनकी परिषद गठित होती थी। गवर्नर मंत्रिमंडल का मुखिया होता था। गवर्नर 3 प्रकार की शक्तियां रखता था: विवेकीय, विशिष्ट उत्तरदायित्व शक्ति और विधानमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। इस प्रकार गवर्नर जनरल विशाल विवेकीय शक्ति प्राप्त थी, जिनका प्रयोग वह मंत्रियों की सलाह लेने के लिए भी बाध्य नहीं था। गवर्नर जनरल विवेकीय शक्तियां प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्श करती थीं। अपनी विवेकीय शक्ति से संबंध में वे गवर्नर जनरल के जो था वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायित्व नहीं था। अपनी विशिष्ट शक्तियों के उत्तरदायित्व के पालन में गवर्नर जनरल व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करता था। व्यक्तिगत निर्णय के कार्य करने के लिए उसे मंत्रियों की सलाह लेनी होती थी, किंतु वह उन्हें बाध्य नहीं था मानने के लिए। जबकि विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते समय वह उसे किसी मंत्री की मंत्रणा की भी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे विषय में गवर्नर जनरल जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार ये करने के लिए बाध्य था। बहुत ही वे कम ही मामले थे। गवर्नर की विवेकीय शक्ति उसके विशिष्ट उत्तरदायित्व के संविधान पर निलंबन कर देने, उसकी शक्ति प्रांतों के उत्तरदायित्व शासन के सिद्धांत को सर्वथा विरुद्ध थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1935 का अधिनियम प्रांतों में भी पूर्ण विकल्प जो है उत्तरदायित्व सरकार स्थापना करने में विफल रहा। यानी कि गवर्नर और परिषद तो बनी हुई थी, लेकिन वो क्या था कि नाम मात्र के थे। उनको सारा कुछ काम जो था वो गवर्नर के हाथ में था, और गवर्नर जो है मंत्री परिषद की सलाह वो दे भी दे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था, और सलाह उसे मिल भी गई तो भी वो करता अपनी मनमानी था। तो ऐसी सलाह का क्या लाभ? तो प्रैक्टिकली नहीं थी, निरंकुशता उसकी चली हुई थी। अब आती है प्रांतीय विधानमंडल की व्यवस्था क्या थी। वो भी द्वीप सदनात्मक बनाई गई। जैसे राज्यसभा, जैसे आज के समय बहुत से में द्वीप सदनात्मक है, ये मॉडल भी अपनाया गया। एक थी विधान जो है सभा और विधान परिषद। तो 1935 के अधिनियम में कुछ प्रांतों में द्वीप सदनात्मक मंडल स्थापना की गई। आज भी हैं वो द्वीप सदनात्मक। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में द्वीप सदनात्मक हैं। इन सदनों में उच्च सदन को विधान परिषद, जबकि निम्न सदन को
विधानसभा कहा जाता था। निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता था। विधानसभा का जीवन काल 5 वर्ष का था, आज भी 5 वर्ष का ही है। विधान परिषद एक स्थायी सभा थी और जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरी वर्ष समाप्ति पर निर्वर्तमान रिटायर हो जाते थे। प्रांतीय विधान सभाओं की रचना भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न थी। ये नहीं थी सबकी एक जैसी, उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न भिन्न थी। सदस्यों की योग्यता भी भिन्न भिन्न थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का सिद्धांत, विभिन्न जातियों के स्थान आरक्षित किए गए थे। मताधिकार की योग्यता प्राय प्रांतों में भिन्न भिन्न थी और प्रांतों की समाविष्ट सूची जो थी, यानी कि इसमें जैसे आज कई संविधान में 3 तरह के विषय हैं, केंद्रीय, राज्य की शक्ति और एक समवर्ती सूची, एक और है विशिष्ट मामले। तो इसमें क्या था कि जो समाविष्ट सभी विषय प्रांतीय विधानमंडलों को विधि बनाने के लिए अत्यांतिक शक्ति प्राप्त थी। वे समवर्ती सूची पे भी विधि बना सकते थे, किंतु प्रांतीय विधानमंडल की तरह सार्वभौमिक विधायी निकाय नहीं थे और उनकी विधि बनाने की शक्ति अनेक निर्बंधन थे। कुछ ऐसे भी विषय थे जिन पर प्रांतीय विधानमंडल विधि नहीं बना सकता था तथा कई विषय पर विधेयक पेश करने पर गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करना आवश्यक था। ये सब बातें आज भी ऐसे ही है कि वो गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार को वो पूर्व अनुमति के लिए जो है वो विधेयक को परमिशन के लिए वो भेज देता है और वो परमिशन आज कभी मिलती नहीं है। इस प्रकार से ऐसे विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल विधि नहीं बना सकता था। वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते थे। कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त किए बिना विधेयक नहीं बन सकते थे। वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रांतीय विधानमंडल को लौटा सकता था। वह किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ के लिए आरक्षित कर सकता था। किसी ऐसे विधेयक को जिसे गवर्नर या गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गई हो, उसे सम्राट के लिए उसे भी सम्राट जो है अस्वीकृत कर सकता था। लेकिन विवेकी शक्ति और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल वस्तुतः प्रांतों में एक सलाह की भांति ही कार्य न करके एक तानाशाह की भांति ही कार्य करता था। तीसरा, केंद्र और राज्यों की शक्तियों में विभाजन। 7वां जो विषय है, केंद्र और राज्य की शक्ति में विभाजन। ये मॉडल आज भी ज्यों का त्यों है। प्रशासन में जो है की सुविधा के लिए 1935 के अधिनियम में 3 श्रेणियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अखिल भारतीय हित के लिए संघ सूची में थे। स्थानीय जो मतलब जो पूरे भारत के लिए जो अखिल भारतीय के लिए जो हित में थे वो संघ सूची में थे। और जो क्षेत्र के लिए जो मुख्य रूप से उपयोगी थे वो विषय जो हैं संघ वाले जो राज्य की सूची में रखे गए थे। जो दोनों के ऐसे विषय थे जिनमें दोनों केंद्र और राज्य जनता के हित में विधि बनाने के लिए सक्षम थे, वो विषय भी उसमें बना रखे थे। आज भी ये तीनों विषय हैं। केंद्र जो है राज्य के जो समवर्ती सूची में जो विषय थे उनमें भी विधि बना सकता था। राज्यों ने भी अगर विधि बना दी है, अगर उनमें विभेद की स्थिति आती थी तो केंद्र की बनाई हुई विधि ही प्रभावी मानी जाती थी। आज भी जो है ये सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये शक्ति विभाजन का फार्मूला
आज भी ज्यों का त्यों ही लागू है। फेडरल न्यायालय की एक व्यवस्था करी गई थी। फेडरल न्यायालय कुछ नहीं था, एक मजाक का पात्र था। वो उसको जो अधिकार दिए गए, यानी कि एक चीफ जस्टिस था और 7 अधिक से अधिक उसके अधीनस्थ अवर जो है वो जज थे, और उनको केवल राज्य और केंद्र के बीच में संवैधानिक विषयों पे अधिकारिता थी, प्राथमिक अधिकारिता में, और अपीलीय अधिकारिता थी, वो भी इन्हीं मामलों में थी। आपराधिक और दीवानी मामलों में उन्हें जो अधिकारिता प्राप्त थी वो हाई कोर्ट से लेटर में लिख के आता था, लेकिन वो जो अधिकारी थे वो सीमित थी, और उसके विरुद्ध अपील जो प्रिवी काउंसिल में जाती थी, प्रिवी काउंसिल में डायरेक्ट अपील भी चली जाती थी। तो इस प्रकार से जो फेडरल जो न्यायालय था वो केवल संवैधानिक विषयों तक ही सीमित था। ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये जो है 1935 का मॉडल जो था वो सामने आया। सभी राजनीतिक दल थे, जितने भी थे, इसका परिणाम क्या, उन्होंने आलोचना करी। उनने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानते, फलते अधिनियम कभी परिकल्पना में आया ही नहीं। केंद्र सरकार का प्रशासन जो है वो 1919 के मॉडल के अनुसार ही चलता रहा। वह आंशिक रूप से 1937 में केवल प्रांतीय मामलों में तो लागू हो गया आंशिक रूप से, लेकिन केंद्रीय मामलों में कभी भी वो जो है लागू नहीं हो पाया। इसी बीच में द्वितीय महायुद्ध जो है छिड़ गया, और ब्रिटिश भारत ने इस भारत को भी उसमें झोंक दिया। यहाँ के लोगों से कोई सलाह नहीं ली गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भी केंद्रीय विधानमंडल में उस समय मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सभी ने उन्होंने कहा कि भाई आपने हमसे तो सलाह ली नहीं गई, हमारा भी एक मेंबर इसमें होना चाहिए था सलाहकार में। और उन्होंने उस दौरान ये मांग रखी कि भाई हमको ये जो है आप आश्वासन दे कि युद्ध समाप्त होने के बाद में हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से स्वायत्तता, स्वतंत्रता हमें चाहिए, हमें आपके हस्तक्षेप की अब जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई सोचेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे तो हम आपके जो है इस युद्ध में कोई सहयोग भी नहीं देंगे। अगर आप हमको ये आश्वासन नहीं देते तो हम भी जो है हम आपके युद्ध में भी कोई सहयोग नहीं देंगे। ये इसी बीच रस्साकसी के बाद में 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने 5 सूत्रीय प्रोग्राम बताए। उन प्रोग्रामों को भी यहाँ के जो नेता थे उस समय पे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला हमें आपको पसंद नहीं है। बाद में 1946 का कैबिनेट अधिनियम आया और उसमें ये सहमति बनी कि भाई हम आपको लिए जो है एक निर्वाचन मंडल गठित कराएंगे जो संविधान सभा के लिए सदस्यों को नियुक्त करेगा, और वो जो संविधान सभा होगी वो इस देश के लिए संविधान बनाएगी। तो ये जो 2 और विषय आए आगे हम इसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मुख्य उद्देश्य यही था 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था। 325 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। ये जो मॉडल था संघात्मक था, लेकिन ये कभी संघात्मक जो है कभी भी जमीन पर नहीं उतर पाया, क्योंकि रियासतों ने परमिशन ही नहीं दी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था रखी गई। जो पहले 1919 में राज्यों में थी वो मॉडल यहाँ पे अपनाया गया। 2 तरह की यहाँ पे सरकार रखी गई। हस्तांतरित मामले उनको दे दिए गए, जो चुने हुए प्रतिनिधि आते थे,
और रक्षित मामले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो उनकी अपनी काउंसिल थी उसमें वही उसमें काम करता था। प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था आगे लागू करी गई। ये 1937 में जाके नानुकर करने के बावजूद भी लागू हो गई। विधानमंडल की संख्या भी जो है बढ़ाई गई, विधानसभा और जो केंद्र में दोनों की संख्या बढ़ाई गई और 3 वर्ष को 5 वर्ष किया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था में के बारे में भी हमने बताया था। गवर्नर का मॉडल था, चीफ मिनिस्टर की जगह पे गवर्नर होता था और उसकी मंत्री परिषद होती थी। केंद्र और राज्यों के बीच में जैसे संघात्मक संविधान में होते हैं, अलग अलग विधि बनाने की शक्तियां दे दी गई। 3 तरह की थी, केंद्र विधि बनाना, राज्य की विधि बनाने की शक्ति और समवर्ती जिसमें दोनों बना सकते हैं। और अलग से विशिष्ट जो रह गई थी वो उनमें भी दोनों जो है वो विधि बना सकते थे, जो लेकिन उनमें विभेद हो जाए तो केंद्र की विधि मानी जाती थी। केंद्र जो है उनके इच्छा से, राज्यों की इच्छा से केंद्र विधि बना सकता था। एक रूपता के कारण फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, उसको संवैधानिक मामलों में सलाह देने की और संविधान को समझाने की कि भाई इसमें असली संविधान की बातें क्या है, उसको स्पष्ट करने का जो शक्ति थी फेडरल न्यायालय को दी गई थी। राज्यों में कोई भी संवैधानिक मामलों में झगड़ा हो तो उसे फेडरल न्यायालय सुलझाएगा। आपराधिक मामलों में इसको प्राय जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। इनके विरुद्ध भी अपील जो है प्रीवी काउंसिल में चली जाती थी, तो ये सुप्रीम न्यायालय नहीं था। इस प्रकार से इसकी बाद में इनकी भी, क्योंकि जिसको नानोकर करना है वो तो ऐसे ही करता था। उस समय पे राजनीति होती थी, हमें ये मंजूर नहीं, हमें ये मंजूर नहीं, ऐसे ही खेल चलता था। जब उनको मौका दिया जाता था तो सरकार ही नहीं चला पाते थे, खींचतान में लगे रहते थे कि अपने अपने ढपली अपना अपना राग रहता था। तो अंग्रेज भी हंसते थे, उपहास उड़ाते थे उस दौरान में। तो भाई ये कैसे सरकार चला पाएंगे। वहाँ का प्रधानमंत्री चर्चिल ने तो ये तक कह दिया कि इनको तो चलना ही नहीं आता सड़क पे। तो बड़ी किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय में जगत में भारत की उस समय के जो राजनेता थे उनकी वजह से ये होती थी। बहरहाल समय के साथ में प्रगति होती रही और संविधान भारत का अपना बना। सरदार पटेल ने रियासतों को एक करा और पूरा भारत एक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है क्रिप्स मिशन के बारे में बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।